डियर फ्रेंड्स, हम अकाउंट्स का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आराम से इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और आपका जो है हिंदी कोर कंप्लीट करा दिया गया है सेट वन, इंग्लिश कोर सेट वन कंप्लीट करा दिया गया है, अकाउंट्स को भी सेट वन को कंप्लीट करा दिया गया है। यानी कि ये सारे पेपर्स आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो इनको आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। और आपके जितने ज़्यादा कमेंट और जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतनी जल्दी जल्दी आपके इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही आपके जो है सॉल्यूशंस डाले जाएंगे, ताकि आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो सके। और आपको कहीं भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में सॉल्यूशंस नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर हम जो है दोनों मीडियम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो मैक्सिमम शेयर करें और मैक्सिमम लाइक्स करें और मैक्सिमम कमेंट करें, अपने दोस्तों को बोले कि कमेंट करें, ताकि हम लोग जो है सॉल्यूशंस जल्द से जल्द आपके अपलोड कर पाएँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, कंपनी के चिट्ठे में किन्हीं दो मदों की सूची बताइए जो चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए जा सकते हैं। तो उसमें आपका जो क्या-क्या हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको 2 बतानी है, मैंने बहुत सारी बता रखी हैं। लिस्ट एनी 2 आइटम्स कैन बी शोन अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स इन द कंपनी बैलेंस शीट। तो कैश दिखा सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स दिखा सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल्स दिखा सकते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड लायबिलिटीज एंड अदर लिक्विड एसेट। ये सारे में से कोई भी 2 लिख देना। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है नगद, आपका प्राप्य खाते, स्टॉक सूची, विपणन योग्य प्रतिभूतियां, पूर्व भुगतान देनदारियां और अन्य तरल संपत्तियां शामिल जो है कर सकते हैं इस करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड द नेट वर्किंग कैपिटल एंड WC रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। यानी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। हिंदी में बोले तो कार्यशील पूंजी, जिसे शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी नेट वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है, कंपनी की वर्तमान संपत्ति और वर्तमान देनदारियों के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करती है या के बीच का अंतर बताती है। यानी कि कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस जो है आपका जो है चालू दायित्व हो जाएगा। दायित्व लिखा है ये, ठीक है, तो चालू दायित्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चालू संपत्ति और चालू दायित्व जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे? इसमें पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ये कि आप बी लिमिटेड के ऋणधारी हैं, किन्हीं दो अनुपातों को बताइए जिनकी गणना आप इस परीक्षण के लिए करेंगे। यानी कि दो कौन से अनुपात आप गणना करेंगे? तो देखिए, हम तो चार चार अनुपात की गणना कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कर ले। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है आपका ये अनुपात है ना। उसके अलावा जो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो ये है आपका, प्रोप्राइटी रेशियो है, और इंटरेस्ट। कोई भी दो कर दोगे तो आप जो है बिल्कुल आपका निर्णय जो है सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऋण इक्विटी अनुपात जो है ये कर सकते हैं। ऋण अनुपात के लिए कुल संपत्ति कितनी है इसका आंकलन कर सकते हैं। मालिकाना ऋण अनुपात के लिए कुल संपत्ति कितनी है, और उसके बाद में मालिकाना अनुपात कितना है उसका, और ब्याज भुगतान अनुपात कैसा है। तो इन सब में से चारों में से कोई भी दो चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपका निर्णय जो है सही माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कुल दायित्व जो है 4,80,000 है और चालू दायित्व जो है 1,20,000 है। यानी कि टोटल लाइबिलिटीज़ है 480, और आपका करंट लाइबिलिटी यानी चालू दायित्व जो है चालू दायित्व जो है 120 है। तो कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ करंट लाइबिलिटी टू टोटल लाइबिलिटी। तो परसेंटेज ऑफ करंट लाइबिलिटी टू टोटल लाइबिलिटीज़ बराबर होता है करंट लाइबिलिटीज़ अपॉन में टोटल लाइबिलिटीज़ इंटू में 100। यानी कुल दायित्व के लिए चालू दायित्व का प्रतिशत होता है, वो होता है चालू दायित्व बटे में कुल दायित्व। ठीक है, चालू दायित्व ये लिख लेना यहाँ से, चालू दायित्व यहाँ पे लिखोगे चालू दायित्व बटे में कुल दायित्व। ठीक है, तो नीचे कुल दायित्व इंटू में 100, परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब करंट लाइबिलिटीज़ हमको दे रखी है 1,20,000 और टोटल लाइबिलिटीज़ दे रखी है 480। तो 1,20,000 बटे में 480 इंटू में 100, तो 25% जो हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। AS3 संशोधित के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित क्रियाएं कौन सी है? यानी कौन सी एक्टिविटी रिलेट करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज जो हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है। यही गतिविधियां हैं जो ये इसकी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखोगे आप। एक है संचालन गतिविधियां, एक निवेश गतिविधियां और एक वित्तीय गतिविधियां। यानी कि एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, दूसरा है इन्वेस्टिंग, ये थोड़ा सा स्पेस आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और उसके बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो तीन जो है गतिविधियां आपको याद रखनी है, इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इन्हीं को हम जो है विवरण से संबंधित क्रियाएं मानते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे छठा क्वेश्चन पूछा गया, उन प्रमुख शीर्षकों के नाम
लिखिए जिनके अंतर्गत एक कंपनी के स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष की मदें वर्गीकृत और प्रस्तुत की जाती हैं। यानी कि नेम आपको बताना है, मेजर हेडिंग्स अंडर विच द एसेट्स साइड्स ऑफ कंपनी बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज एट प्रेजेंटेड। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं जिनके आंसर्स बहुत ही आपको अगर नॉलेज है, आपने पढ़ा है, तभी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर हेडिंग्स जो होती हैं वो एक नॉन करंट एसेट्स होता है और दूसरा होता है करंट एसेट्स। तो ये दो ही मेन हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, मेजर हेडिंग्स। तो संक्षिप्त पक्ष में पर जो है प्रमुख शीर्षक इस प्रकार है, कौन सा, एक गैर चालू संपत्ति और एक चालू संपत्ति, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर तरल संपत्तियों की गणना किस प्रकार की जाती है? तो तरल संपत्ति यानी कि त्वरित संपत्ति भी कहते हैं, ये होती है वर्तमान संपत्ति माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड व्यय। यानी कि हम इसको अगर डायरेक्ट ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा वर्तमान संपत्ति माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड व्यय, ऐसे भी लिखा जाता है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो ये प्लस बन गया है, अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो लिक्विड एसेट इजकल्स टू होता है करंट एसेट, वर्तमान मतलब चालू संपत्ति, ठीक है। वर्तमान का मतलब यहाँ पे चालू संपत्ति, वर्तमान नहीं, यहाँ पे चालू लिख लेना आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको चाहो तो मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना कन्फ्यूज़न ना हो। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है यार, क्या बोल दिया हमने। तो यहाँ पे जो है चालू कर दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप कर सकते हैं चालू, ठीक है। तो यहाँ पे चालू आप कर लेना, अगर नहीं कर सकते हो तो मैं एक सेकंड में इसको आपको, पहले मैं चालू संपत्ति है ना, तो मैं ऊपर से कॉपी कर यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, जो है आपका चालू संपत्ति जो है यहाँ पे देखना है, ये रहा। अब आपका तरल जो संपत्ति है चालू संपत्ति माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड व्यय, ठीक है। और अगर ब्रेकेट हटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना है। ये आपका फॉर्मूला जो है ये इसके लिए बन जाएगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे तरल संपत्तियों की गणना किस प्रकार की जाती है? तो हम तरल संपत्तियों की गणना क्या करते हैं, चालू संपत्तियों में से स्टॉक प्लस में प्रीपेड व्यय को हटा देते हैं या माइनस कर देते हैं, तब जाके हमारे पास तरल संपत्तियों की गणना मिलती है। यानी कि ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लघु उत्तर, ये किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित मदों को किसी कंपनी के चिट्ठे में किन शीर्षकों में दिखाया जाएगा? तो देखिए कौन कौन सी है। लाइव स्टॉक यानी पशुधन, आउटस्टैंडिंग सैलरी अदत्त वेतन और डेबिनिचर यानी ऋण पत्र जो है, इन तीनों को कहाँ कहाँ दिखाएंगे? तो देखिए मैंने यहाँ टेबुलर फॉर्म में आपको बताई है। सबसे पहले आइटम ले लिया हमने, मेन हेडिंग क्या मुख्य शीर्षक रहेंगे, और आपकी फिर आपका सब शीर्षक जो है उप शीर्षक क्या क्या रहेंगे। तो लाइव स्टॉक यानी पशुधन को जो है मेन हेडिंग के अंदर नॉन करंट एसेट यानी गैर चालू संपत्ति में दिखाएंगे, और सब हेडिंग में जो है फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट के अंदर जो है अचल संपत्ति मूल संपत्ति के अंदर दिखा देंगे, ठीक है। दूसरा जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है यानी अदत्त वेतन को हम मेन हेडिंग मुख्य शीर्षक के अंतर्गत करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, चालू दायित्व में। और सब हेडिंग के अंदर हम इसको करंट अदर करंट लाइबिलिटीज यानी अन्य चालू दायित्व में दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेबिनेचर यानी ऋण पत्र, इसको हम जो है मुख्य शीर्षक के अंदर यानी मेन हेडिंग के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज गैर चालू संपत्ति में दिखाएंगे, और सब हेडिंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी लंबी अवधि के उधार में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरह से हमें दिखाना होगा, नहीं तो आपके नंबर जो है नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, ध्यान रखना आपको। 3 नंबर के लिए इतना तो लिखना पड़ेगा और इसी तरह समझाना पड़ेगा। तो हिंदी वाले जो नीले वाले कलर लाल कलर में लिखा है वो हिंदी मीडियम के लिए है, और नीले कलर में जो लिखा है वो इंग्लिश मीडियम उतार सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वित्तीय विश्लेषण की 3 विधियां बताई हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं, कमी नहीं है विधियों की। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिखा है। वित्तीय विश्लेषण की तकनीक या विधियां या टूल बोलते हैं, इनको टेक्निक्स बोलते हैं। तो कौन कौन सी है? तुलनात्मक तुलनात्मक वित्तीय विवरण आपने पढ़ा भी है, और समानाकार वित्तीय विवरण है, प्रवृत्ति विश्लेषण है, अनुपातिक विश्लेषण है, कोष प्रभाव विश्लेषण है, रोकर प्रभाव विश्लेषण। 6 तरह के ये जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वित्तीय विश्लेषण की विधियों में, है ना। जिसमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कॉमन साइज फाइनेंशियल है, और ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो एनालिसिस है, और कैश फ्लो एनालिसिस। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये इंग्लिश में उतार लेना, हिंदी वाले उतार लेना। अगला जो क्वेश्चन है, किसी कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में निम्नलिखित मदों को समता तथा दायित्व पक्ष के किन शीर्षकों के अंदर दिखाया जाएगा? देव, यहाँ पे देय विपत्र यानी बिल्स पेबल है, सामान्य संचयन जनरल रिजर्व है, और कर के लिए प्रावधान यानी प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो ये कि मदें हैं हमारी ये, इन मदों को मेन हेडिंग और सब हेडिंग में कहाँ कहाँ दिखाएंगे, तो वह हम लिख देते हैं फटाफट। तो देखिए मेन हेडिंग, सब हेडिंग, और ये हमने ऊपर डाल दिया। अब देखिए इसमें सबसे पहले पूछा है देय विपत्र यानी कि पेबल बिल्स जो है वो मेन हेडिंग में चालू दायित्व यानी करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, और सब हेडिंग में ये आएगा व्यापार देनदारी यानी ट्रेड पेबल्स में आ जाएगा।
सामान्य संचयन जो है, जनरल रिजर्व जो है, इसको हम मेन हेडिंग के अंदर जो है अंशधारी कोष यानी शेयर होल्डर्स फंड में दिखाएंगे। और जो आपका सब हेडिंग में अगर दिखाते हैं इसको, तो हमारा आरक्षित और अधिशेष यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसके अंदर अंतर्गत दिखाएंगे। और इसके बाद में लास्ट जो है कर के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको हम जो है मेन हेडिंग में चालू दायित्व यानी करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। और सब हेडिंग के अंदर अल्पकालिक प्रावधान यानी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाएंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वित्त विश्लेषण के कोई 3 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो हमने यहाँ पे 4 उद्देश्य, मेन उद्देश्य जो है 3, कोई 3 बताने हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे बताइए, आपको 12-13 से ज़्यादा उद्देश्य हैं। मैंने 4 मेन इंपॉर्टेंट जो हैं उनको लिखा है। टू नो द करंट पोजीशन ऑफ द कंपनी और एलिमिनेटिंग डिस्क्रिपेंसीज डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी डिस्क्रम्पेंसीज जो होता है आपका डिस्क्रीपेंसीज जो होता है, डिस्क्रम्पेंसीज जो होता है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है। तो कोई है तो उसको भी, यानी कि जो हम खामियां बोलते हैं इसको, है ना, कोई विसंगति या खामी, जो प्रॉब्लम हो कोई, और फर्दर डिसीजन मेकिंग और मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फ्रॉड, ये 4 चीज़ें जो है ये कम करती है। इसलिए इसका उद्देश्य जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। 4 उद्देश्य कौन से हैं? कंपनी कंपनी की वर्तमान स्थिति जानने के लिए, और कोई खामियों को दूर करने के लिए, यदि कोई खामियां हैं तो विसंगतियों या खामियों को दूर करने के लिए, भविष्य में निर्णय लेने के लिए, भविष्य का निर्णय लेने के लिए, धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करने के लिए जो है वित्त विवरण का विश्लेषण आवश्यक है, उसके उद्देश्य आवश्यक है। उसके अलावा जो है 12वां, निम्न में से चालू अनुपात की गणना करनी है। तो निम्न से चालू अनुपात की गणना करनी है। यहाँ पे आपको जो है करंट एसेट दिया है, इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिवर्सिबल, कैश इक्विवेलेंट, क्रैश करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल, और करंट जो है आपका लाइबिलिटीज अदर वाली दे रखी है, अन्य चालू दायित्व दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है सब कुछ। तो चलिए हम फटाफट इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका करंट एसेट यानी कि आपका चालू संपत्ति जो है वो निकालेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे चालू संपत्ति कौन कौन सी हो जाएगी। तो देखिए, इन्वेंट्री जो है आपका हो जाएगा एक, तो एक हो जाएगा आपका ट्रेड रिवर्सिबल, और दूसरा हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है करंट एसेट में हमारा क्या आ जाएगा, 4 लाख रुपए। ठीक है ना, 1.5 3 और 1 4। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में देखिए, चालू अनुपात की गणना करनी है ना, और करंट लायबिलिटीज़ जो है वो भी निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे को 2 मदें दे रखी हैं। यहाँ पे दे रखा है ना, करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे क्या क्या है। करंट एसेट्स में 3 मदें हैं, और करंट लायबिलिटीज़ में 2 मदें हैं, है ना, 2 आइटम्स है। तो इन दोनों आइटम्स को लिखा और इनको जोड़ दिया, तो ये आ गया आपका 190 + 10 2 लाख। तो हमारे पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ यानी चालू दायित्व आ गया। और करंट रेशियो जो हमें निकालना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है, करंट एसेट्स यानी चालू संपत्ति बटे में करंट लाइबिलिटीज यानी चालू दायित्व, बराबर में हमारे को 4 लाख मिला। तो करंट एसेट कितना है, तो करंट एसेट जो चालू संपत्ति है वो 4 है, और आपका करंट लाइबिलिटीज 2 है। तो डिवाइड करोगे तो 2 से कट जाएगा, यानी 2 गुना या 2 टाइम्स जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। यदि संचालन अनुपात 82% हो तो शुद्ध संचालन अनुपात ज्ञात करना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 100% माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का परसेंटेज। यानी कि संचालन अनुपात अगर ज्ञात करना है तो संचालन अनुपात जो होता है 100% में से शुद्ध संचालन लाभ अनुपात को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए लिखा है। यानी कि संचालन अनुपात जो हमें कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 82 दे रखा है, तो संचालन अनुपात की जगह 82 रखा। ठीक है, 100 तो हमारे फॉर्मूले में है ही। और शुद्ध संचालन अनुपात जो हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ेंगे। अब पक्षांतरण यानी कि इधर का उधर कर देंगे, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो उधर, या शुद्ध संचालन अनुपात को उधर ले जाएंगे। तो शुद्ध संचालन अनुपात जो हो जाएगा 100 में से 82 माइनस हो जाएगा। आपको मैथमेटिक्स तो आपने बचपन से पढ़ी है, पक्षांतरण इक्वल्स टू के उधर इधर लाते हैं तो क्या होता है, वो कर लोगे। तो 82 में जाएगा तो 18% जो है हमारा जो है शुद्ध संचालन अनुपात जो है आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। रोकड़ समतुल्य से क्या आशय है, उदाहरण दे। तो कैश इक्विवेलेंट्स आर द टोटल वैल्यू ऑफ कैश ऑन हैंड दैट इंक्लूड्स आइटम दैट आर सिमिलर टू कैश। यानी कि ये हमारे नकदी जो है हमारे हाथों में होता है, और वो जो है कुल मूल्य जैसा ही होता है, यानी कि पैसे जैसा ही होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मस्ट बी करंट एसेट, और ये चालू अनुपात होने चाहिए। इस तरह से ये हमने सॉल्यूशन लिखा है, और इसके एग्जांपल्स में दे रखा है, ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी नोट्स है आपका। उसके अलावा कॉमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है, मनी मार्केट फंड्स एक्सेट्रा है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। और ये आपकी जो है रोकड़ समतुल्य क्या कहते हैं, इसको हमने इसको समझाया है। इसको हिंदी मीडियम के लिए यहाँ से उतार सकते हैं। रोकड़ समतुल्य हाथ में नकदी का कुल कुल मूल्य है, जिसमें नकदी के समान ही मदे शामिल हैं।
नगद और रोकड़ समतुल्य चालू संपत्ति होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद में एक कंपनी के संयुक्त नगद या रोकड़ समतुल्य हमेशा बैलेंस शीट की शीर्ष पंक्ति में दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये संपत्तियां सबसे अधिक तरल संपत्ति होती है। और इसके उदाहरण जो है यहाँ पे हमने रोकड़ समतुल्य के उदाहरण जो है यहाँ पे दे रखा है। राजकोष चालान है, राजकोष टिप्पण है, आपका वाणिज्य पत्र है, जमा प्रमाण पत्र है और मनी मार्केट फंड है। कोई भी 2-3 आप जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिखाएं निम्नलिखित मदों को कंपनी के स्थिति विवरण में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि ये आइटम्स जो है कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे हम जो है शो करेंगे, इसमें कुछ निकालना नहीं है, हमें शो करना है। तो कंपनी का बैलेंस शीट बना करके इसको हमें इन मदों को शो कर देंगे। तो देखिए, कंपनी का बैलेंस शीट बनाया, इसमें डेट वगैरह दी नहीं है तो हमने एज ऑन एज एट नहीं डाला है। पर्टिकुलर्स में आप डाल दोगे यही चीज़ जो हमारे को दे रखी है, जो चीज़ें होती है। नॉन करंट जो देखिए सबसे बड़ी मेन टू मेन हेडिंग तो आपकी ये हो गई एसेट्स, उसके बाद में उसकी सब हेडिंग ये हो गई, और इनकी सॉरी मेन टू मेन हेडिंग ये हो गई, मेन हेडिंग ये हो गई, और इस मेन हेडिंग की सब हेडिंग ये हो गई, ठीक है। यहाँ पर दूसरा मेन हेडिंग ये है और इस मेन हेडिंग की सब हेडिंग ये हो गई। अब जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है हम यहाँ पे देख लेंगे और यहाँ पर जो है डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका, देख सकते हो 10 लाख है तो 10 लाख वाला आ गया, 2.5 लाख है 2.5 लाख वाला आ गया, उसके बाद में 1,30,000 है तो 1,30,000 जो है हमारा आ जाएगा, और एक और हमारा जो बचा है 2.5 लाख तो 2.5 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है हम जो है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसको बस आप लिख लेने। और यहाँ पे जो हिंदी है आप यहाँ पे हिंदी लिख लेना, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हिंदी में चाहते हैं सॉल्यूशन, केवल आपको जस्ट यहाँ से उतार लेना, ये हिंदी जो लिखा है ना, लैंड बिल्डिंग का फिक्स एसेट ख्याति गुडविल हिंदी में आप लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका करंट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, वर्किंग नोट जरूर आप बताओगे, ठीक है। वर्किंग नोट हमेशा बताना है कि टेंजिबल एसेट में आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं और अलग से भी बना सकते हैं। तो वर्किंग नोट हमने दिखा दिया, टेंजिबल एसेट्स कितने हैं जिसमें लैंड एंड बिलिंग है, तो लैंड एंड बिलिंग की हम देखेंगे तो ये 10 लाख है, यहाँ पे 10 लाख दिखा दिया। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आता है, गुडविल आता है, तो गुडविल जो है हमारी कितनी है, तो 2.5 लाख है तो 2.5 लाख दिखा दिया। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको पता ही है, कैश आता है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आती है, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो कैश जो है वो 50 है और मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है 2 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हिंदी में आप चाहो तो इसको यहाँ पे उतार, क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है हिंदी में इसलिए मैंने नहीं लिखा। समय इतना नहीं है कि हर चीज़ को मैं ट्रांसलेट करूँ। जो चीज़ अवेलेबल है उसको नहीं करूँगा, जो चीज़ नहीं है उसको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो है इनकी सभी की हिंदी यहाँ पर क्वेश्चन में ही दी गई है, इनको उतार देना है, ठीक है। तो आपका हिंदी मीडियम के सोल्यूशन हो जाएगा। चाहें तो आप इस इंग्लिश मीडियम से ही, आप, मैं तो जानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी जब बैलेंस शीट बनानी होती है तो इस तरह से इंग्लिश में ही ज़्यादातर लिखते हैं। बहुत ही कम लोग, बहुत ही रेयर जो है 5-10% 100 में से 5-10 बच्चे जो हैं वो इसको हिंदी में लिखते हैं। बाकी तो इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, आगे जाके आपके इंग्लिश में ही बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो वहाँ पे समझ में भी आपको इंग्लिश में ही करना, भी आपको इंग्लिश में ही है सारा। कंप्यूटर में जब आप एंट्री वगैरह करोगे तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा आएगा, वहाँ पे हिंदी में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए इंग्लिश की, ठीक है। तो वर्किंग नोट जरूर लिखेंगे आप, इस तरह का बनाने के बाद में वर्किंग नोट हमेशा लिखना होता है। निम्न सूचना के तुलनात्मक आय विवरण तैयार करनी है। सूचनाओं से हमें तुलनात्मक आय यानी कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो हमें तैयार करना है, ठीक है। तो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट अगर हम तैयार करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2019 और 2020 के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2019 की मदों को और 2020 की मदों को जो हम रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीव, इनकम टैक्स रेट, सब को इंक्लूड कर लेते हैं। फिर इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, दिया हुआ है सब कुछ, जो चीज़ें दी गई है उसी को हमने उतारा है। बस मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ। तो आप तो 2019 और 2020 की मदें तो लिख दोगे। एब्सोल्यूट चेंज क्या है, तो आप क्या करोगे कि 2020 में से 2019 वाला माइनस करके लिख दोगे। तो ये आपका जो है 2019 और 2020 में से जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 में से 3 करोगे तो 1 लाख बचेगा। यहाँ पे 10 में से 5 करोगे तो आपका 5 ही बचेगा, और यहाँ 4-10 में से आप करोगे तो 4-10 में से 305 करोगे, 3,50,000 करोगे तो 1,05,000 बचेगा, ठीक है। इस तरह से ये एब्सोल्यूट चेंज समझ में आ गया। अब आपको परसेंटेज भी निकालनी होगी। परसेंटेज निकालो, क्योंकि आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज दिखाना होगा। तो आपको परसेंटेज क्या होता है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला जो है नीचे आप मैंने लिखा है, इसको ध्यान रखना है। परसेंटेज चेंज जो है वो होता है एब्सोल्यूट चेंज, जो कि हमने अभी भी निकाला। एब्सोल्यूट चेंज देखो यहाँ पे ये है एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि 1 लाख बटे में ओरिजिनल फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का ओरिजिनल फिगर क्या है, तो हमारे पास 1 लाख बटे में 3 लाख
गुणा में 100 परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100। तो 1 लाख बटे में 3 लाख गुणा में 100 करोगे तो 33% आ जाएगा। इसी तरह से 5,000 बटे में 5,000 गुणा में 100 करोगे तो 100% आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आप 1,05,000 बटे में 3,05,000 करोगे तो आप 34.42% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह से आपको जो है सारे निकालने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। यही फॉर्मूला लगेगा, सब जगह पे यही रूल अप्लाई किया गया है। देखो अब 2020 का जो है, अब यहाँ पे देखो, इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास एब्सोल्यूट आ जाएगी वैल्यू, एब्सोल्यूट चेंज की। ठीक है ना? एब्सोल्यूट चेंज कितना है? तो 2 लाख में से 1,60,000 गया तो 40,000 बचा। 60,000 में से 40 गया तो 20,000 बचा। 260 में से 2 गया तो आपका 60 बचा। इसी तरह से 1.5 में से आपका 125 गया तो 25 बचा। इसी तरह 75 में से 62,500 गया तो 12,500 बचा। ठीक है ना? और इन सभी का टोटल तो आप आसानी से जो है देख सकते हो। ठीक है ना? अच्छा सॉरी, इसमें इसमें टोटल नहीं करना है। ठीक है, टोटल तो केवल यहाँ पर ही आपको करना है, ये वाला ही टोटल रहेगा आपका यहाँ तक का। ठीक है ना? ये वाला, बाकी ये आपको नहीं करना है। अब जो आप इसका फिर से एब्सोल्यूट चेंज यहाँ पर लगाओगे और यहाँ पे सारे परसेंटेज उसी तरह से निकल जाएगी, जो कि मैंने बताया। इसके बटे में ये एक 60 करोगे इंटू में 100, 20,000 बटे में 40 करोगे इंटू 100, और इसका फिर आप निकालोगे 60,000 बटे में 2 लाख इंटू 100 करोगे तो 30% आ जाएगा। यहाँ पर जो है 25,000 बटे में एक 25 बट इंटू में 100 करोगे तो 20% आ जाएगा। और 12,500 बटे में 62,500 इंटू 100 करोगे तो 20% आ जाएगा। इसी तरह से आपका 12,500 बटे में 62,500 करोगे तो 20% आ जाएगा। समझ में आ चुका होगा आपको? यही करना है आपको। और ये फॉर्मूला जो है, आप इस फॉर्मूले से हर मद को निकाल लोगे। चाहे तो आप इस टेबल में निकाल के लिख देखो। आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिखो आप वर्किंग नोट में। इसका वर्किंग नोट इसलिए नहीं लिखना क्योंकि आप ऑलरेडी टेबल में सारे आंसर्स निकाल के लिख रहे हो, यानी कि एग्जामिनर को पता है कि आपने जो ये चीज़ें निकाली है परसेंटेज चेंज, तो ये कैलकुलेशन आपने की होगी, रफ में की होगी, कहीं ना कहीं की होगी, तभी आपने ये सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। ठीक है, तो आप केवल फॉर्मूला लिख करके भी दिखा सकते हो। एब्सोल्यूट चेंज बटे में ओरिजिनल फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये है आपका ओरिजिनल फिगर, और एब्सोल्यूट चेंज ये वाली कॉलम है। इस वाली कॉलम के बटे में ये वाली सारी कॉलम इंटू में 100 करते जाओगे, परसेंटेज निकलता जाए। इसके बाद आते हैं हम, निम्न सूचनाओं के आधार पर जो है ए लिमिटेड का सामान्य आकार का एक चिट्ठा तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारे को इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे रखा है, 31/3/2021 का समय दे रखा है। और यहाँ पे जो सरप्लस वगैरह, करंट लायबिलिटीज सब कुछ दे रखा है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं हमारे को, और इनका सबका टोटल दे रखा है। एसेट्स में हमारे को जो है दो है, करंट नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, पता ही हमने पढ़ा भी, मैंने बताया भी था, दोनों दे रखा है, इन दोनों का टोटल दे रखा है। ठीक है, अब जो है हम इसका कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31/3/2021 का हम बना देंगे। तो इसमें भी आपको करना क्या है बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो ही है एब्सोल्यूट चेंज वगैरह जो हम करेंगे, सभी कुछ हमारे को दे रखा है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है मेन हेडिंग हो जाएगी, उसकी सब हेडिंग जो है ये हो जाएगी, सॉरी, मेन टू मेन हेडिंग ये हो जाएगी, और उसकी जो है सब मेन हेडिंग ये हो जाएगी, और मेन की सब हेडिंग ये हो जाएगी। इसको मेन टू मेन हेडिंग बोलते हैं, मेन टू मेन हेडिंग। और फिर ये है होती है मेन हेडिंग, और इसके नीचे होती है सब हेडिंग, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये फिर मेन हेडिंग, इसके अंदर सब हेडिंग नहीं है। और फिर ये है आपकी मेन टू मेन हेडिंग, और इसके अंदर जो है दो सब हेडिंग या मेन हेडिंग्स। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज़ हमारे को दे रखी हैं, इन वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। जो है एक 60 80 80, एक 60 60। ठीक है ना? ये रहा एक 60 80 80 और एक 60 60। ठीक है, इन सभी को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके सामने जो जो चीज़ें हैं ये तो लिख दिया, ये तो समझ में आ गया। ये भी आपने लिख दिया, ये भी समझ में आ गया। 5 वैल्यू हमने लिख दी। अब क्या है, आपको ये परसेंटेज कैसे निकालनी है? तो 160 बटे में 320, यानी डिवाइड बाई 320 इंटू 100, तो 50 आ जाएगा। इसी तरह 80 अपॉन में 320 इंटू 100 25 आ जाएगा। इसी तरह से 80 अपॉन में 320 इंटू 100 25 आ जाएगा। इसी तरह से आपका 320 अपॉन में 320 इंटू 100, तो 100 ही आ जाएगा। समझ में आ गया? और 160 अपॉन में 320 इंटू 100 50 आ जाएगा। 160 अपॉन में 320 इंटू 100, यानी कि ये आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो इस तरह से आप निकाल के लिख दोगे। तो इंडिविजुअल आइटम ऑफ लाइबिलिटी और एसेट साइड्स का इंडिविजुअल आइटम कितना है? तो हमारा जो इंडिविजुअल आइटम एक ये है, एक ये है, एक ये है, फिर एक ये है, और एक ये है। ठीक है, और सभी इंडिविजुअल आइटम का जो टोटल है वो बटे में कर देंगे, तो टोटल लाइबिलिटीज़ और या फिर एसेट्स। तो टोटल लाइबिलिटीज़ इस पंक्ति का यही है 320, और इस पंक्ति का भी 320 ही है। 320 नीचे रखेंगे, ऊपर एक एक वैल्यू रखते जाएंगे, इंटू 100 करते जाएंगे, ये सारी परसेंटेज जो है निकल जाएगी, जैसे ऊपर बताया था वैसे ही। तो यहाँ पर अगर आप
यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसीलिए बोल रहा था कि अकाउंट्स में थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अब ये यहाँ पे इंग्लिश दिया ही नहीं है, शेयर कैपिटल अगर आप हिंदी में सोचोगे तो फिर ट्रांसलेट करो, सोचो। करंट लायबिलिटी तो चलो ठीक है, चालू दायित्व तो हो गया। तो इस तरह से थोड़ा-सा दिक्कत आती है, तो इस चीज़ों को आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया, और मैंने बताया कि आपको ये फ़ॉर्मूला जो है यूज़ करके इसको निकालना है। वर्किंग नोट्स में आप बना सकते हैं, वर्किंग नोट लिख करके, फ़ॉर्मूला लिख करके आप पहली हेडिंग को ये लिख दिया कि शेयर कैपिटल जो है हम निकालेंगे उसका परसेंटेज विद टोटल एसेट। तो शेयर कैपिटल द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू 160 अपॉन में 320 इंटू में 100, इसका मतलब आ जाएगा 50%। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट जरूर बनाना सीख लेना, ये बहुत काम आएगा आपके बाद में भी। अब 18 जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित विवरणों से सकल अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, ऋण समता अनुपात की गणना करनी है। तीन चीजें जो हिंदी में बताई गई है, इंग्लिश में बोला गया है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है हमें निकालना है। यहाँ पर जो है सारी मदें जो है हमें हिंदी और इंग्लिश में दे रखी है, ठीक है? यहाँ पे हिंदी में भी दे रखी है और नीचे इंग्लिश में भी दे रखी है, ठीक है? तो यहाँ पे मदें जो हैं 3 और 3 6 एक 7 मदें हमारे को यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है? 7 मदों को हमें यूज़ करके क्या निकालना है? ये तीनों चीज़ें निकालनी है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, वर्किंग कैपिटल और डेब्ट इक्विटी रेशियो सारे निकालने हैं। तो हम निकालते हैं इसको, रेशियो को। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम बोलते हैं सकल अनुपात, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी है कि आपको निकालना क्या है? सकल अनुपात, ठीक है? इसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ नए टर्म यूज़ किए गए हैं, उसके लिए घबराना नहीं है। हम किस लिए बैठे हैं? तो देखो, यहाँ पे सकल अनुपात निकालने का फॉर्मूला जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपन में नेट सेल्स होता है, यानी कि सकल लाभ बटे में कुल बिक्री इंटू में 100। परसेंटेज निकालना है ना, रेशो निकालना है, रेशो निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमको जो ग्रॉस प्रॉफिट में सकल लाभ जो है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को निकालना होगा इस डाटा में से। इस डाटा में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट, ये वर्किंग नोट हो गया एक तरह से। आप चाहें तो इसको वर्किंग नोट ना लिख करके भी आप चूंकि लिख सकते हैं। चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट इजकल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, यानी सकल लाभ बराबर नेट सेल। यानी नेट सेल क्या होता है आपका? नेट सेल यानी कुल बिक्री माइनस गुड्स ऑफ, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, आप यहाँ पे देखोगे बेचे गए माल की लागत, ठीक है, ये रही। तो इस तरह से यहाँ से आप वैल्यूज रखोगे तो 3 लाख माइनस 2 लाख बराबर 1 लाख जो हमारे पास आ जाएगा। नेट सेल्स तो हमारे को दे ही रखा है क्वेश्चन में। देखो नेट सेल्स कहाँ है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो नेट रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस दिया गया है, ठीक है? तो नेट सेल्स जो है हमारे को दिया गया है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका कहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा-सा एक चीज़ देख लेना, किसी में एक जो है हमने इसको अ, 0 जो है कम हो गया है। कम कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको थोड़ा-सा देख लेना, ठीक है? यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि कुल बिक्री जो है आप देख रहे हो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कुल बिक्री जो है यहाँ पे बेचे गए माल की जो 20 है टोटल, ठीक है? तो यहाँ पर जो है समस्या ये है कि 20 और 30 है, और हमने 2 और 3 लिख रखा है, ठीक है? तो इसको आप सही कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। केवल एक 0 0 ऐड करना है, वापस से वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका एक 0 ऐड हो जाएगा, इसमें भी एक 0 ऐड हो जाएगा। वो 0 का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में सारा कट पीट के वापस से 33% ही आएगा, ठीक है? ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने क्या है कि वो ध्यान नहीं दिया कि एक एक्स्ट्रा 0 इधर लगा हुआ है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे लगा दो, एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ लगा दो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 लगा दो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 लगा दो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 लगा दो। बात वही आएगी घूम फिर के, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो 33.33% आ जाएगा। ये आपका हो गया सकल अनुपात, क्योंकि हमने क्या रख दिया? हमने ग्रॉस प्रॉफिट को फॉर्मूले में रखा, जो कि निकाला था हमने 10 लाख आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं 0 ऐड करके बता रहा हूँ, 0 एक ऐड कर दोगे तो 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख बटे में कुल बिक्री कितनी है? तो कुल बिक्री 30 लाख है, लिया गया है, ठीक है? तो कुल बिक्री जो है आपको 30 लाख दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपका ये हो जाए। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट है, यहाँ पर ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है निकाल दिया हमने। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालना है हमारे को। यहाँ पे देखोगे ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो जो है निकालना है, यानी कि कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात निकालना है। इसको जो हम कार्यशील पूंजी, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो को करंट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है? इसको करंट रेशियो भी बोला जाता है। ध्यान रखना, ये लिखा इसलिए कि आपको समझ में आए कि वर्किंग कैपिटल रेशियो बोल दे तो ये मत सोचना यार क्या हो गया। करंट रेशियो भी इसको बोला जाता है, यानी कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात को हम चालू अनुपात भी बोलते हैं।
ध्यान रखना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, यानी चालू संपत्ति बटे में चालू दायित्व होता है। चालू संपत्ति हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, चालू दायित्व जो है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दोनों को रखेंगे। चालू संपत्ति चालू दायित्व देख लेते हैं। चालू संपत्ति ये रही और चालू दायित्व जो है ये रहा, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। 6 और 2, तो 6 और 2 को यहाँ पे रखेंगे, 6 और बटे में 2 तो काटेंगे, तो ये 3 टाइम्स या 3 गुना जो है आ जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी करंट रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो यानी कि ऋण समता अनुपात निकालना है, जो कि होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब हमारे को डेप्ट निकालना है, तो डेप्ट क्या हो जाएगा, नीचे वाली जो दो हमारे को डेबेंचर और लोन दे रखा है, ये दोनों ही डेप्ट होते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमारे को डेबेंचर दे रखा है और लोन दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा डेप्ट हो गया। तो हम डेप्ट जो है निकाल लेते हैं। सबसे पहले डेप्ट जो है निकालने के लिए डेबेंचर प्लस लोन को जोड़ देंगे, तो डेबेंचर और लोन की वैल्यू जो है 250 और 125 है, तो 375 हो जाएगा टोटल। इक्विटी ऑलरेडी जो है हमारे पास क्लियर है, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसी को हम इक्विटी बोलते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल देख लेते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख है। यहाँ पे भी लिखा है पेड प्रदत्त अंश पूंजी जिसको बोलते हैं, हिंदी में लिख लेना, जिस बच्चे को हिंदी में ज़रूरत है वो हिंदी में लिख सकता है। यहाँ पे हिंदी लिखा गया है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। तो ये 5 लाख जो है आप यहाँ पे ऐड कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बता दोगे कि ये रहा 5 लाख इसका, जो कि इक्विटी है। अब हमारे को इक्विटी भी मिल गई और हमारे को डेप्ट भी मिल गया। इक्विटी डेप्ट बटे में इक्विटी कर देंगे, तो डेप्ट 375 है और हमारा जो इक्विटी है वो 5 है। 375/5 इसको काटोगे तो आ जाएगा 0.75 बटे में एक ही आएगा। तो अगर हम इसको रेशो के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.75/1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड पोर्शन निकालना था। समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है समझाने में। बाकी आप जब तक प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे, यहाँ पे आपसे पत्ता भी नहीं हिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल देख करके पढ़ना सीखोगे, तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ट्राई ट्राई सेल्फ स्टडी करना सीखिए। जब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आप इसको पढ़ने के बाद में फिर से ट्राई करिए अपने आप को, एक बार करके देखिए, दूसरी बार आपको ये क्वेश्चन करने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो है क्लियर हो जाएंगे। विजय लिमिटेड की चालू संपत्तियों एवं दायित्वों की स्थिति निम्न प्रकार है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको दे रखी है सारी की सारी लेनदार, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, 18-19 का विवरण दे रखा है, देनदार दे रखे हैं आपको, डेबिटर्स दे रखे हैं, बिल रिसीवेबल्स दे रखा है और आपका प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है। वर्ष के दौरान जो हानि दे रखी है 6,000 रुपये की, ठीक है ना। कंपनी इनक्योर्ड जो है 6,000 ड्यूरिंग द ईयर लॉस दिखा रखा है, तो कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि हमें जो है संचालन क्रियाओं से आय की गणना करनी है। तो चलिए इसको करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी संचालन क्रियाओं से आय की गणना जो है हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लॉस ड्यूरिंग द ईयर जो है हमारा कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 6,000, ठीक है, तो ये हमारा लॉस हो गया, क्लियर हुआ। इसके बाद में डिक्रीज इन डेप्टेटर्स यानी देनदारों में कमी, यहाँ पे मैंने कहीं कहीं जो है हिंदी लिख दिया, बाकी आप, मैंने सारा ही यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन में हिंदी लिख ही दिया है, ठीक है। देनदारों में कमी कितना है, तो 10,000 आ जाएगा आपका, ठीक है। देखोगे आप बिल्कुल सही, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये बताऊंगा, अभी मैं बता देता हूँ। पहले डिक्रीज इन क्रेडिटर्स यानी लेनदारों में कमी 5,000, और इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल यानी कि प्राय बिलों में वृद्धि वो है 11,000। उसके बाद में इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस यानी पूर्ववत बीमा में वृद्धि है 3,000, ठीक है। अगर इन टोटल को करें तो ये माइनस में 19,000 जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस में 6,000 ऑलरेडी है, -19 और -6 टोटल हो गया आपका 25 और प्लस का 10 है, तो माइनस करोगे तो माइनस का 15 ही आएगा। माइनस का 25 में से प्लस का 10 घटाओगे तो -15,000 जो है नगद हानि या परिचालन गतिविधियों में उपयोग, यानी कि वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में या कैश लॉस हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास -15,000 रुपये आया। अब ये कैसे आया है सारा डाटा, इसको हम यहाँ पे वर्किंग नोट्स में बताएंगे। लॉस ड्यूरिंग द यानी वर्ष के दौरान हानि जो है हमने देखा कि 6,000 रुपये हमें दे रखी है, ठीक है। दूसरा डिक्रीज इन डेबिटर्स यानी देनदारों की कमी, देनदारों की कमी में हमारा 30 - 20 है, क्योंकि देनदारों की कमी क्या हो रही है, देखो डेबिटर्स में 30 में से 20 जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 18 और 19 में ये फ़र्क आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे लिख दिया डिक्रीज इन डेबिटर्स। उसके बाद में डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में हमारा 20 और 15 है, क्रेडिटर्स देख लेते हैं, क्रेडिटर्स है 20 और 15, ठीक है, तो इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास देखिए ये 6 आ गया, इसको हमने लिख दिया था 6 को यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारा 10 आया, उसको लिख दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा आया देनदारों में कमी, अभी निकाला 20 - 15 5 हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट जो है इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल यानी प्राय बिलों में वृद्धि। तो यहाँ पे देखो प्राय बिल दे रखे हैं, प्राय बिलों में वृद्धि कितना है 18 और 29, तो 29 माइनस 18 11 आ जाएगा। तो हमारे पास 11 आया और 11 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा ये आ गया इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस पूर्वदत्त बीमा में वृद्धि, 5 - 2 बराबर 3 आ गया। तो ये भी हमारे 5 - 2 दे रखा है, ये रहा, ठीक है। 5 तो आपका 2019 में है और 2018 में जो है वृद्धि हुई है ना, जो वृद्धि हुई है वृद्धि दिखाएंगे, जो ह्रास हुई है ह्रास बताएंगे। वृद्धि का मतलब बढ़ा है और ह्रास मतलब घटा है। तो यहाँ पर जो है हमारा 3000 आया, 3000 को हमने यहाँ पे दे दिया। इन सब का टोटल जो है हमारा पास -19 आ गया, ठीक है। अब ये जो है हमने इसको कैलकुलेट करके मैंने बताया सो -15,000 जो हमारे पास क्या आ जाएगा, नगद हानि या फिर परिचालन गतिविधियों में उपयोग। तो ये हमें क्या बताना था, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन क्रियाओं से आय की गणना जो है हमारा -15,000 आ रहा है। तो ये वर्किंग नोट जरूर हम लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें। और ज़रूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे तो उनके नंबर कटेंगे। अकाउंट्स में जो है इंग्लिश में आप लिख सकते हो, ये क्रेडिटर्स डेबिटर्स इंक्रीज डिक्रीज लाइबिलिटीज़, जो भी आप इंग्लिश में लिखना चाहो लिख सकते हो। और मैक्सिमम चांसेस आप मतलब मैक्सिमम तैयारी जो है ना, इंग्लिश के टर्म्स को याद करना सीखो ताकि आपके जो है सॉल्यूशंस को करने में आसानी हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप लोगों को संतुष्टि हुई होगी। ये वीडियो आप ज़रूर अपने सभी दोस्तों के साथ में, स्कूल फ्रेंड के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर शेयर करोगे। और इसके अलावा जो है मैंने बताया आपको कि आपके सारे सब्जेक्ट जो है मैंने अभी तक जो सॉल्व कराए हैं उनकी लिस्ट भी बता दी कि हिंदी कोर रहेगा, इंग्लिश कोर 1 और आपका अकाउंट्स, यानी जो भी 1 1 लिखा है नहीं, सेट नंबर 1 ये कंप्लीट करा दिए गए हैं। आपके मैक्सिमम कमेंट और मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम लाइक्स के दौरान फटाफट आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के सारे सब्जेक्ट्स जो है सॉल्व करवा दिए जाएंगे। अपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी दोस्तों को सेंड करिए ये लिंक और ये वीडियो, और साथ ही साथ में इस चैनल का लिंक भी। और ज़रूर कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। अपने दोस्तों को बोले कि नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए कमेंट करें। जब तक के लिए हम आपको आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और देखते हैं आप लोग कमेंट कितनी जल्दी करते हैं, ताकि आपके सॉल्यूशंस को अपलोड किया जाएगा इमीडिएटली। और इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सभी को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो थोड़े से लेट हो सकते हैं, क्योंकि जिस स्टूडेंट्स के ज़्यादा कमेंट आएंगे, नहीं आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स या फिर 10th जिसके भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, सबसे पहले सॉल्यूशंस हमें समझ में आएगा कि उन स्टूडेंट्स को सॉल्यूशंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उनको सॉल्यूशंस पहले प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक्टिव हो जाइए, अपने दोस्तों को एक्टिव करिए, अपनी क्लास को एक्टिव करिए, अपने स्कूल को एक्टिव करिए, अपने ग्रुप को एक्टिव करिए, और सभी जगह से लिंक शेयर करिए और सभी को लिख दीजिए कि कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको संतुष्टि हुई होगी। इसी तरह से आपके और भी सेट्स जो हैं कंप्लीट कराते जाएंगे। और जल्दबाजी ना करें किसी सॉल्यूशंस को देखने के लिए। मैं जब कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा तब आप उसको देखिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उनको तैयार करिए, उनको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको 5 सेट तो मैं एक साथ दे दूंगा, उसका फ़ायदा क्या होगा जब आप उसको तैयार ही नहीं कर पाओगे। तो समय मिल रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा गैप दे रहा हूँ, इनमें आप तैयार करते जाइए ताकि आपका जो है एक साथ में बर्डन ना पड़े। क्योंकि आपको टर्म 2 के पेपर के साथ साथ टर्म 1 वाले जो पेपर है उनको भी तैयार करना है, क्योंकि आपको डेढ़ डेढ़ घंटे में 2 पेपर आपको देने हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, इस बार आपका जो है एग्ज़ाम आपके लिए एक तांडव बनने वाला है। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा, आपने लाइक भी कर दिया होगा, और दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक भी कर दिया होगा ताकि कोई वीडियो आपसे छूटे ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।